नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय आदि में आपका स्वागत है। दुरुस्त आयत जनसत्ता, देर आयत दुरुस्त आयत राशि सहारा, खट्टी मीठी यादें देकर बीत रहा है यह साल हिंदुस्तान। ज्यादा जरूरतमंद जिलों में नजर आने लगा बदलाव। अब आर्टिकल विस्तार से। दुरुस्त आयत जनसत्ता, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जिस तरह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI को निलंबित कर दिया, उससे पता चलता है कि इस मसले पर चल रही खींचतान के बीच कैसे एक जगह से अराजक माहौल खड़ा हो रहा था और इसके लिए सरकार के रुख पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि WFI के संदर्भ में सरकार के ताजा फैसले पर आधार तकनीकी है, लेकिन इसका एक संदेश यह भी निकला कि महिला खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के समूचे ढांचे और कामकाज के तौर तरीकों को लेकर जो आईना दिखाया था, वास्तव में वो जमीनी हकीकत की बुनियाद पर उठाए गए ठोस सवाल थे। इसके बावजूद बेहद विचित्र तर्कों और परिस्थितियों के बीच भारतीय राजनीति में कद्दावर माने जाने वाले कुछ खास लोगों को बचाने की कोशिश चलती रही और महिला पहलवानों के आरोपों को निराधार बताया जाता रहा। अब जिस आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था को निलंबित किया गया है, उससे यह साफ होता है कि आंतरिक ढांचे में एक विचित्र मनमानी चल रही थी, जिसका खामियाजा कुश्ती के खेल और इसके खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा था। दरअसल कुश्ती महासंघ पर जो कार्रवाई की गई है, उसकी वजह राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता को जल्द आयोजित करने का फैसला है। सरकार के मुताबिक हाल ही में WFI के नवनिर्वाचित सदस्यों ने निर्णय लेने के क्रम में नियमों का उल्लंघन किया है। चुनाव जीतने के कुछ ही देर बाद इसके अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में 28 दिसंबर से अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने की घोषणा कर दी थी और पिछली तदर्थ समिति के सभी फैसलों को खारिज कर दिया था। इसके पीछे इस वर्ष में बहुत कम समय बचने और नए पहलवानों का भविष्य बचाने जैसी दलीलें दी जा सकती है, मगर सवाल यह है कि इस क्रम में निर्धारित नियमों को तर्क पर रखकर फैसला लेने का कैसे उचित ठहराया जा सकता है। WFI की नई संस्था के गठन और नए पदाधिकारियों के चयन के संबंध में जो खबरें आई हैं, उसके मद्देनजर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में भी नियमों की पूरी तरह पालन करना जरूरी नहीं समझा गया। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ से कुश्ती संघ से जुड़े कार्यों की देखरेख करने के लिए एक तदर्थ समिति गठित करने को कहा था, तो उसका तकाजा समझा जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से कई महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर सवाल उठाए थे और आंदोलन भी किया था, मगर उनकी मांगों पर सरकार ने कोई साफ रुख अख्तियार नहीं किया। हाल ही में जब WFI का चुनाव हुआ, तब भी उसके अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह के ही नजदीकी माने जाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी। इसी से निराश साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी और कई अन्य पहलवानों ने अपने पदक लौटा दिया। किसी भी हाल में यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। महिला पहलवानों ने WFI के कुछ उच्च अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें एक तरह से कुश्ती संघ के भीतर नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग शामिल थी। WFI के चुनाव के बाद जिस तरह आनन फानन में फैसले लिए जाने लगे, उससे पहलवानों की आपत्तियों से जुड़ी कड़ियों की पुष्टि की। अब देर से सही सरकार ने अगर इस मसले पर स्पष्ट कार्रवाई की है, तो इसे दुरुस्त कदम कहा जा सकता है। देर आयत दुरुस्त आयत राष्ट्रीय सहारा, आखिर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। संजय सिंह के कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनते ही ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया। हरियाणा के पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। सरकार ने नियमों की अवहेलना के चलते संघ को निलंबित किया है। नवनिर्वाचित निकाय पर पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बगैर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की आनन फानन घोषणा कर दी गई, जो ब्रजभूषण के संसदीय क्षेत्र गोंडा उत्तर प्रदेश में होने वाले थे। बहरहाल संघ को समाप्त न कर केवल अगले आदेश तक निलंबित किया गया है, मगर इसे पहलवानों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो लंबे समय से कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंह पर पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुनिया ने कहा कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कुश्ती संघ चलाने के लिए पैनल बनाने का केंद्र ने निर्देश दिया है। देर से ही सही मगर खेल मंत्रालय ने स्वीकारा कि नवनिर्वाचित निकाय खेल संहिता की अनदेखी करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देर से ही सही, पर समूचे खेल जगत व खेल प्रेमियों के लिए स्वागत योग्य रहा। खेलों में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। यह केवल खेल अधिकारियों के लिए नहीं है, यह बात खिलाड़ियों पर भी लागू होती है। राजनीतिक दलों से नजदीकियां रखना बुरी बात नहीं है, मगर खुलेआम किसी दल विशेष का मोहरा बनना खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। जातियों व या खास इलाकों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल जो दांवपेच इस्तेमाल करते हैं, उनसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को दूर ही रहना चाहिए। हालांकि यदि पहलवान इस तरह का आक्रोश
न जताते तो समूचे कुश्ती संघ का राजनीतिकरण यूं ही चलता रहता और अब अधिकारियों पर कोई अंकुश नजर आता। सबसे अहम बात है कि इस पूरे प्रकरण से खिलाड़ियों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की भावनाओं की अनदेखी न हो। खट्टी मीठी यादें देकर बीत रहा है साल हिंदुस्तान। विभूति नारायण राय पूर्व IPS। हस्बे मामूल 2023 का सूरज भी डूब रहा है और रिवायत के ही अनुरूप उसका लेखा जोखा भी होगा। हर जीने वाला वर्ष कुछ खट्टी मीठी यादें छोड़ जाता है, सो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस बार जाने वाला साल भी हमारे अनुभव संसार में ऐसे तमाम अनुभव जोड़कर व्यतीत हो रहा है जिसमें से कुछ ने मनुष्यता को समृद्ध किया है और बहुतों को हम भविष्य में कभी दोहराना नहीं चाहेंगे। ये वर्ष दो त्रासद युद्धों का साक्षी रहा है। दो त्रासद युद्धों का साक्षी रहा है। एक बड़ी मानवीय त्रासदी रूस यूक्रेन युद्ध, तो इसे विरासत में मिला। नाटो और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता का लालच देकर अमेरिका समेत पश्चिमी दुनिया ने यूक्रेन को युद्ध में घसीट तो लिया, मगर जब रूस ने उस पर हमला किया तो कोई उसकी तरफ से लड़ने नहीं आया और एक महाबली के सामने सीकियां पहलवान की तरह उसे रिंग में अकेला छोड़ दिया गया। ये अलग बात है कि इस बड़े पहलवान ने भी जितनी आसान कुश्ती समझी थी वह उतनी वह निकली नहीं। छोटा अपने कद से ऊपर उछल उछल कर जो पांच मार रहा है उससे बड़े का हुलिया बिगड़ रहा है। इस युद्ध में कई मुकाम तो ऐसे आए जब सवाल उठने लगे कि कहीं रूस यूक्रेन में अफगानिस्तान तो नहीं दोहरा रहा है। साल खत्म होते होते 3 अब्राहमिकल धर्मों के आस्था के केंद्र यरूशलेम के इर्द गिर्द एक दूसरी त्रासद घटना हुई। 75 साल से सुलगने वाली और बीचों बीच में अपनी लिपटों से झुलसा देने वाली फिलिस्तीनी समस्या में एक बार फिर जॉर्डन नदी और मेडिटेरेनियन महासागर के बीच की धरती को दावानल सा अपने आगोश में जकड़ लिया। 7 अक्टूबर की अलसुबह गाजा पट्टी में सक्रिय हमास ने सबको चौंकाते हुए इजराइल पर एक साथ हजारों मिसाइलें दागी। बीच की सुरक्षा तारबंदी को तहस नहस करते हुए उसके 1000 से अधिक लड़ाके इजरायली गांव में घुस गए और उन्होंने 1500 से अधिक स्त्रियों और पुरुषों को, जिसमें बच्चे तथा बूढ़े की संख्या भी बूढ़े भी बड़ी संख्या में थे, मार डाला। 250 से भी अधिक इजरायली और विदेशी नागरिकों का अपहरण कर गाजा ले जाया गया। यह एक रहस्य ही है कि पिछले मौकों पर इजराइल की प्रतिक्रिया से भलीभांति वाकिफ अल हमास के नेतृत्व ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषित किया कि युद्ध शुरू तो हमास ने किया था, पर उसे खत्म हम करेंगे। हो भी यही रहा है। ध्वंस और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए इजरायली बच्चों और औरतें समेत 20,000 से ज्यादा नागरिकों के मरने के अलावा लगभग सारे अस्पताल तथा आधे गाजा को खंडहर में तब्दील कर चुका है। अपनी घोषणा के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा और दुनिया भर के प्रतिनिधि संगठनों की अपील के बावजूद नेतन्याहू अपनी जिद पर टिके हुए हैं कि युद्ध वही खत्म करेंगे और इस साल उनका युद्ध विराम का कोई इरादा नहीं लग रहा। IMF की उप प्रधान गीता गोपीनाथन ने दुनिया के बुरी तरह से बढ़ जाने के फलस्वरूप एक नए शीत युद्ध और फलस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में खतरनाक हद तक होने वाली गिरावट की चेतावनी दी है। इस साल यह बंटवारा हर क्षेत्र में दिखा। सोवियत संघ के पतन के बाद और कुछ वर्षों पूर्व तक एक ध्रुवीय लगने वाली दुनिया में रूस, चीन, उत्तरी कोरिया और यूनान समेत कई देशों का एक दूसरा ध्रुव भी उभर कर आया और वह यूक्रेन या फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान यह विभाजन बड़ा स्पष्ट दिखने लगा। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और जाते जाते ये वर्ष आने वाली भयानक आशंकाओं की तरफ इशारा करता गया है। पूरी दुनिया में दक्षिण के उभार ने प्रवसन और इस्लामोफोबिया जैसे शब्दों को राजनीतिक विमर्श का जरूरी हिस्सा बना दिया। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्कैंडिनेवियाई देशों में प्रवासियों, खासतौर से मुस्लिम शरणार्थियों को आसानी से वीजा न दिए जाने की मांगों वाली बहसें तेज हो गई। इस वैचारिक विभाजन का एक उदाहरण इस रूप में भी आया कि हार्वर्ड, MIT और पेंसिल्वेनिया जैसे दुनिया के नामी विश्वविद्यालयों के मुखिया अमेरिकी सीनेट के कटघरे में खड़े किए गए कि उनके संस्थानों में कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन युद्ध के खिलाफ निकले जुलूसों में यहूदियों के नरसंहार की खुलेआम वकालत की थी। यह वर्ष डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भयावह नतीजों और अनगिनत कल्याणकारी संभावनाओं की तरफ इशारा करने के चलते भी आगे सालों में याद किया जाएगा। साल 2023 में देश में भी क्षैतिज विभाजन बड़ा स्पष्ट दिखने लगा। या तो लोग या तो भक्त हैं या विरोधी। बीच का भूरा रंग धूमिल हो गया है। अगले साल होने वाले आम चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और 5 राज्यों में उसका सेमीफाइनल खेला जा चुका है। फाइनल का कुछ पूर्वाभास भी होने लगा है, मगर काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि विरोधी दलों का गठबंधन कितनी मजबूती से चुनावी जमीन पर अपने पैर जमा पाएगा। संसदीय इतिहास में नए कीर्तिमान के रूप में ज्यादातर विपक्ष को निलंबित करके सत्ता पक्ष अपना कामकाज करता रहा है। अपने नए घर में स्थापित संसद ने वर्ष खत्म होते होते 1860 के दशक में बने फौजदारी कानूनों के स्थान पर नई संहिताएं बनाई हैं जो काफी हद तक
पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है। आने वाला समय उनका सही मूल्यांकन करेगा। गनीमत है कि इस साल अर्थव्यवस्था कमोबेश ठीक पटरी पर रही। आधारभूत संरचनाओं पर बड़े खर्च में 6% से अधिक जीडीपी वृद्धि के साथ भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाली बनाए रखा। साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में कुछ खास उल्लेखनीय नहीं घटा। एजेंडे के साथ बनी कुछ प्रोपेगेंडा फिल्मों ने पैसा भले कमाया हो, पर किसी बड़ी रचनात्मक उपलब्धि के रूप में शायद ही किसी को याद किया जाएगा। साहित्य अकादमी जरूर इस वर्ष हिंदी का सम्मान खामोशी से रचनारत महत्वपूर्ण लेखक संजीव को देकर बदनामी के दाग को कुछ हद तक धोने में सफल हुई है। अगले वर्ष के पहले माह में ही उस परिसर का उद्घाटन होगा जो धार्मिक आस्था से अधिक एक बड़े समुदाय के लिए विजय का प्रतीक बना दिया गया है। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि भारतीय समाज में हार जीत के इस प्रतीक को क्या पिछला भुलाकर आगे बढ़ने के संकल्प में तब्दील किया जा सकता है। ज्यादा जरूरतमंद जिलों में नजर आने लगा बदलाव। अशोक भगत समाजसेवी। देश के पिछड़े इलाकों का तेज विकास जरूरी है और अगर ऐसे इलाकों को लक्ष्य बनाकर काम किया जा रहा है तो ये स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर शुरू की गई आकांक्षी जिला योजना इन दिनों चर्चा में है। माओवादी उग्रवाद उन्मूलन को ध्यान में रखकर इस योजना को तैयार किया गया था। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने भी इस योजना की सराहना की है। यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले उपेक्षित और माओवादी चरमपंथ से प्रभावित दूर दराज के जिलों का आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पिछले वर्षों से अच्छा विकास हुआ है। यही नहीं, यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में इस योजना को स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए बेहद सफल मॉडल बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि जिन देशों में क्षेत्रीय भेदभाव है, वहां यह मॉडल उपयोगी साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद इस व्यापक परियोजना पर चर्चा ज्यादा तेज हुई है। आकांक्षी जिला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की थी। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है और यहाँ विकास की रफ्तार अपेक्षाकृत कम है। इस योजना के तहत देश के 27 राज्यों के कुल 112 जिलों को जोड़ा गया है। ये देश के ऐसे जिले हैं जहाँ सामाजिक आर्थिक संकेतकों का बुरा हाल है, जहाँ करीब 25 करोड़ लोग रहते हैं। देश के विकास के लिए जिन जिलों का विकास बहुत जरूरी है, यह भी ध्यान देने की बात है कि विकास के अभाव में जिन जिलों में असामाजिक और देश विरोधी शक्तियां भी फल फूल रही थी। बहरहाल, इस योजना को सफल बनाने के लिए कई कार्यक्रमों और अनेक विभागों को एक साथ लाया गया है। इसके तहत एक मानक मापदंड तय किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, बुनियादी ढांचा, कौशल विकास एवं आर्थिक समावेशन आदि को शामिल किया गया है। यदि हम झारखंड की बात करें तो कुल 24 में से 19 जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस नीति आयोग ने इन जिलों में खासकर पाकुड़, चतरा और गुमला पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। ध्यान रहे, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गुमला, रांची और पलामू के कार्यों की सराहना नीति आयोग ने भी की थी। बिहार के भी 12 जिले इसमें शामिल हैं, मगर अभी इन जिलों में काम की ज्यादा सराहना नहीं हो रही। इस योजना को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल चंदौली और सोनभद्र का कायाकल्प होता दिख रहा है। झारखंड के सिमडेगा, मध्य प्रदेश के राजगढ़, बिहार के जमुई आदि जिलों में योजना का प्रभाव साफ साफ दिखने लगा है। सफलता को देखते हुए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी प्रखंडों में इसको लागू कर सकती है। आज यह परखना महत्वपूर्ण है कि योजना के तहत कैसे काम हो रहा है। गुमला जिले में कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना के बड़े पैमाने पर जिले में फैलाव हुआ है, जिससे नकदी फसलों का आच्छादन बढ़ा है। मनरेगा के तहत जलाशयों का जीर्णोद्धार व निर्माण कार्य कराया गया है, जिससे जल भंडारण के साथ फसल आच्छादन में भी वृद्धि हुई है। किसान 2 फसल या बहुफसल की ओर बढ़ रहे हैं। फसल सघनता 112 से बढ़कर 128% हो गई। किसान टिकाऊ कृषि को अपनाने लगे हैं। जमीनी स्तर पर देखें तो पिछले दिनों में सोयाबीन, मूंगफली, अदरक, मक्का, आलू व मटर की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। रासायनिक खादों के उपयोग में कमी आई है और जैविक खादों का प्रचलन बढ़ा है। उत्पादन या खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ी है। इसके साथ ही किसानों की कमाई में इजाफा हुआ है, जिससे साफ सफाई और शिक्षा में भी सुधार दिख रहा है। जब यह योजना सही काम करती दिख रही है, तब इसकी कमियों को दूर करने की दिशा में भी तेजी से काम करना चाहिए। धन्यवाद।